आज की क्लास सर शुरू करते हैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट मुजम्मिल। बेटा यहीं से हमारी क्लास शुरू होगी, इससे पहले वाला जो कुछ भी है मुजम्मिल उसको रिकॉर्डिंग से हटा देना। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट रिकॉर्डिंग वाले बच्चे यहाँ से आगे लेकर के जाएंगे चीज़ों को इंशाल्लाह, रिकॉर्डिंग वाले बच्चे। और जो है बाकी बच्चों ने उम्मीद करता हूँ कॉपी कर लिया होगा सर। तो आ जाते हैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। केस स्टडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी इसी के ऊपर आती है। कोशिश की है कि इंशाल्लाह इस जो है पूरे बोर्ड के ऊपर ये खत्म हो जाए और इसको हम अच्छे से कर लें। आए सर, सबसे पहले एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट याद रखें, ये कंपनी की ही फॉर्म है। सही है सर, ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनती है, सेक्शन 42 है, सही है, जिसके हिसाब से बनती है और ये कंपनी की ही फॉर्म है। पहली बात मैंने आपको बताई। आए सर दूसरी इंपॉर्टेंट बात की तरफ जाता हूं कि सर दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है। सर दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, ये इसके अंदर कंडीशंस होती हैं। ऐसा ही नहीं कि आप मुंह उठा के चले गए और आपको लाइसेंस मिल गया। सर इसकी कंडीशंस क्या क्या है? हमने कहा सर इसकी पहली कंडीशन है प्रमोशन ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए। सही है सर, क्या सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? हमने कहा एजुकेशन, मुआशरे की भलाई के लिए होने चाहिए। एजुकेशन है, रिलीजियस है, स्पोर्ट्स है, हेल्थ है। खिदमत खल्क फाउंडेशन किस में आएगी? पीसीबी। पीसीबी स्पोर्ट्स के लिए बनी है, खिदमत खल्क फाउंडेशन हेल्थ के लिए बनी। द सिटीजन फाउंडेशन एजुकेशन। और दावत इस्लामी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट वो डिफरेंट के लिए हमने कहा, बट वो रिलीजियस के लिए भी हो सकती हैं। आलमगीर, दावत इस्लामी, बैतुस्सलाम जितने भी हैं वो सब कहाँ में आ जाती हैं? तो ये 4 पर्पसेस होने चाहिए। और कोई मतलब इसके अलावा भी मिलते जुलते, मतलब सोशल मुआशरे के लिए कुछ करो भाई। तुम लोगों को दीन की तरफ लेकर आओ, लोगों को तालीम दो, लोगों को खेल की तरफ लाओ और हेल्थ। सही है सर, बाकी कोई मिलती जुलती, बट यूजुअली ये 4 मुआशरे की चीजें यही होती हैं। सही है सर। अब आपने कहा मैं लोगों के लिए खाने पीने के लिए ला रहा हूँ जेडीसी, तो वो भी आ सकती है। सही है सर, आपने कहा तो आए। फिर आगे आते हैं प्रोहिबिट्स पेमेंट्स टू। अब सर सुनिएगा भाई, कुछ लोग हैं जो मिलके ये बनाते हैं, तो वो मेंबर्स होते हैं। सही है सर, मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स जो है इसमें यूजुअली एक अमाउंट कंट्रीब्यूट कर देते हैं कि भाई शुरू में हम एज अ मेंबर इतना अमाउंट देते हैं। सही है, तो प्रोहिबिट्स पेमेंट्स टू मेंबर्स। बट उसने कहा आप 1 रुपया भी जिन्होंने बनाई है ना उनको नहीं दे सकते उनको। सर लेकिन अगर एक मेंबर है और वो वहां पर जॉब कर रहा है, हाँ तो दे सकते हो। यहां पर ये बात कर रहा है एज अ प्रॉफिट। सही है, पेमेंट्स टू मेंबर के साथ चाहो तो लिख लो एज अ प्रॉफिट। एज अ प्रॉफिट आप नहीं दे सकते हो कि हाँ भाई लगाए थे, तुमने कहा हाँ भाई। अब एक बंदा है मेंबर है, उसने कहा यार पूरा दिन मैं तो वहीं पे रहूंगा। फिर कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन ऑब्जेक्टिव ओनली। आप जो है प्रॉफिट है, आप जो है प्रॉफिट है, उसको आप क्या करोगे सर? अप्लाई करोगे किसके ऊपर? कम जो ऑब्जेक्टिव है, स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स। फॉर एग्जांपल पीसीबी जो है वो कोई रिलीजियस चीज के ऊपर अपना जो है प्रॉफिट अप्लाई नहीं कर सकती। वो री इन्वेस्ट करेगी तो किस लिए करेगी? स्पोर्ट्स के लिए ही। कल कला को पीसीबी खोल के कह दे कि हम जेडीसी की तरह एक दस्तरख्वान लगाते हैं, तो कानूनन आपने जुर्म कर दिया, कंडीशन आपने क्या कर दी? रिवोक कर दी। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज नॉट अगेंस्ट लॉ और नेशनल इंटरेस्ट। आपने कहा मैं एक वो बना रहा हूं, क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूं जो कि होगी बलोच सपोर्ट मूवमेंट। और जो कि वो बलोच, एक तो बलोच हमारे बहुत अच्छे भाई हैं जो कि पाकिस्तानी हैं, एक वो जो कि पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। आपने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, ये मैं उसको बना रहा हूं लेकिन सेक्शन 42, लेकिन बलोच पाकिस्तान से सेपरेशन। तो आपने क्या, वो क्या है? नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट कर रहे हो। अगेंस्ट लॉ भी नहीं होना चाहिए। आपने कहा मैं एक एनजीओ बना रहा हूं जिसके थ्रू मैं नॉन मुस्लिमों को शराब बांटूंगा, तो या भाई मुसलमान भी जो नहीं मानते वो जो वो भी पीना चाहे पिए, तो अगेंस्ट क्या हो जाएगी? लॉ। तो आपने कहा उसका कोई भी ऑब्जेक्टिव हमने कहा आपका नहीं होना चाहिए। सही है, उसके अगेंस्ट। तो हमने कहा ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज नॉट अगेंस्ट लॉ। सही है सर। फिर आगे आए, फिर हमने कहा मेमोरेंडम आर्टिकल्स स्पेसिफाइड फॉर्मेट पे होंगे और ये हमेशा क्या होंगे? अप्रूव होंगे। ये हमेशा सर क्या होंगे? स्पेसिफाइड फॉर्मेट पे भी होंगे और ये हमेशा अप्रूव भी होंगे। सही है सर। अब सुनिएगा,
अब ये पॉइंट थोड़ा सा इररिलेवेंट हो गया है, लेकिन है आप क्या है सर, अब जो है ना सभी का फॉर्मेट स्पेसिफाई हो गया है। एससीसीपी कहता है कि भाई एक फॉर्मेट है उसके हिसाब से। हाँ, इनका जो है ना, ये जब हम अप्रूवल होता है ज़्यादा गहराई में, आम कंपनी के ऊपर ना इनके ऊपर सवाल आते हैं। अप्रूवल का मतलब क्या है, मैंने एक कंपनी खोली बशीर भाई एंड कंपनी, अब उसके अंदर मैं कुछ भी ऑब्जेक्टिव कर दूँ, मैंने कहा मैं डांस क्लासेस दूंगा, कुछ भी करूँगा, सही है, मुझ पर कोई सवाल नहीं पूछेगा तूने ऑब्जेक्टिव क्यों लिखा। इनसे पीसीबी ने कहा हम क्रिकेट की एक्टिविटीज़ करेंगे, हो सकता है हम कभी हम हॉकी पे भी आते हैं, तो सवाल होगा हॉकी पे क्यों, क्रिकेट पे रहो ना भाई, तुम्हारे नाम में क्या आता है। तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर इनके सवाल होता है, इसके ऊपर सवाल नहीं होता। चले सर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा फिर क्या है सर, फिर हमने कहा एडिशनल कंडीशन, इसके अलावा कोई भी कंडीशन लगाई जा सकती है। एडिशनल कंडीशंस बाय कमीशन, कमीशन चाहे तो, सही है सर, इसको हमने कहा एडिशनल कंडीशन। तो अगेंस्ट लॉ नहीं होगा, एमओ होगा और एडिशनल। तो सर अगर इसका आप निमोनिक बनाना चाहें तो इसका निमोनिक आप बना सकते हैं मा पास, सही है सर। मेमोरेंडम आर्टिकल्स स्पेसिफाइड फॉर्मेट में एडिशनल कंडीशंस का ए आ गया, पी से हमने कहा पेमेंट्स टू मेंबर्स है, सही है, ए से हमने कहा एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट है, अगेंस्ट लॉ, और एस से आ गया सोशल ऑब्जेक्टिव, सही है। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। पेपर में नंबरिंग मैटर नहीं करती है। आपने कहा अगर मुझे निमोनिक याद है, मैं निमोनिक, देखो किसी को हो सकता है समझ में ना आए, मैं निमोनिक्स के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट याद करता था, मतलब सवाल, क्योंकि रट्टे नहीं लगाता था, तो मुझे पता होता था कि भाई ये निमोनिक अगर मेरे पास है तो मैं बड़े आराम से इंशाल्लाह पेपर में रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। लेकिन हो सकता है बहुत सारे बच्चे बोले नहीं सर इतने निमोनिक्स हो जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे, तो फिर वो इसके लिए जाएं तो ना जाए, सही है सर। तो कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस, ये हमने कहा हमारा पहला हो गया। अब सर देखें, जिसने लाइसेंस दिया है क्या वो रिवोक कर सकता है? वो कह सकता है कि भाई जो था यहीं तक था, अब खत्म। अब आते हैं रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। इसमें कुछ बातें ऐसी होंगी जो तुम्हें लगेगा ओवरलैपिंग है, लेकिन लॉ में है तो हमें उसको इसी तरीके से लिख देनी है। भाई इसने कहा हमने लाइसेंस दे दिया, अब देखो लाइसेंस जब मिल गया है ना तो किसी भी तरीके से हो सकता है। अब उसके बाद ऐसा नहीं कि एससीसीपी छोड़ देता है, एससीसीपी देखता रहता है, क्योंकि अब देखो पाकिस्तान की खास तौर पे बात करो, आए दिन नई नई कंपनी, मतलब जो एनजीओज आ रही हैं, और उनमें से कितनी सारी एनजीओज हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी काम कर रही हैं, है ना। आज भी हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। क्यों नहीं पिलाते? क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है। वो कहते हैं यार गोरे जो है मेडिकल इश्यूज पैदा होंगे हमारे बच्चों में अगर आज इनको पोलियो के कतरे पिला दिए। इसी तरीके से सर ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मैं खुद भी जानता हूं, जो कि हैं कहने को एनजीओ हैं, लेकिन मुल्क में बेहयाई फरोग कर रही हैं, मुल्क के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ शो कर रही हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा मसला हो। जैसे मैं आपको एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, ये आपको और मुझे शायद आज इस डेट पर लगता है कि हमारे मुल्क में सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप और मैं कभी तरह जब कच्चे में उतरे, गांव देहात की तरफ जाएं, आज भी बेचारों क्या रहता है। ये के इलेक्ट्रिक में मेरे साथ वाकया हुआ, नाम नहीं लूँगा, के इलेक्ट्रिक के एक डायरेक्टर का मतलब था कि उस टाइम पे वो बंदा 6-7 लाख रुपए तनख्वाह थी, अब तो होगी 11-12 लाख, 12-13 लाख तो कहीं नहीं गए। तो के इलेक्ट्रिक का वो डायरेक्टर आदमी मेरे पास बैठा हुआ है, दोस्ती हो गई थी, हम बातचीत रोज होते। एक दिन उसने मुझे कहा कि ये मेरा बैग ले और इसमें जो भी चीज़ है ना निकाल। बैग दिया, मैंने हाथ डाला तो गन, बोलता ये सिक्योरिटी है तुम्हारी। गन लेके मैं अंदर आ गया। मैंने कहा आपने क्यों रखी है? उसने कहा देख भाई मैं बलोच हूँ। तो मैंने कहा तू? मैंने कहा मेरे भी बहुत सारे दोस्त बलोच हैं। वो लोग शहरी बलोच होंगे? हम असल बलोच है। तो मैंने कहा जी सर। उस बंदे ने कहा भैया मैं रखनी पड़ती है। फिर उस बंदे से बातें उसने बंदे ने कहा कि अगर मेरी ज़मीन से, मेरे गांव से एक पंजाबी गुजर जाए और वो पंजाबी जिंदा गुजर जाए तो लानत है मुझ पे। मैं डर गया। अब आप देखें, अच्छा क्यों? वो प्रॉपर ट्रैवल बरोस्ता, हालांकि इंग्लैंड में पढ़ा हुआ था। फिर मैंने पूछा सर ऐसा क्यों सोचते हैं आप लोग? अच्छा वहाँ उनकी अपनी ग्रीवेंसेस है। बोलते तुम्हें पता है इन लोगों ने क्या किया है? और वाकई में अगर आप देखें ना, इस सबसे
ज़्यादा कुदरती नेमतों वाला सूबा है बलूचिस्तान, और सबसे ज़्यादा महरूम वही है। गैस उनके पास से निकलती है, उन तक नहीं पहुंचती है बेचारों की। बाकी तो बोलते हैं वो साफ कहते हैं, बोलते हैं पूरा मुल्क कौन खा गया, पंजाब खा गया। उनका कहना क्या है कि पूरा मुल्क पंजाब खा गया है। तो उनको ये ग्रीवेंसेस और ख़ास तौर पे आर्मी से हैं। लेकिन सही है सर, लेकिन हम हैं तो पाकिस्तानी ना। उनको मैंने कोशिश की थोड़ा बताओ, मैंने कहा सर नहीं। तो मैंने कहा मसला होगा। तो बस उसके बाद से फिर मैंने ये किया कि मैं उनसे दूर दूर रहने लगा, क्योंकि यार मैंने कहा डायरेक्टर लेवल का बंदा, और सोच क्या थी। फिर मैंने सोचा इस मुल्क में वाकई में तासुब पसंदी सबसे बड़ा है। मैं पंजाबी, मैं सिंधी, मैं बलोच, मैं ये, इसी चीज़ ने तो हमें तबाह किया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का आप एजेंडा देख लेना, यही तो है। तो सर अब इसी एजेंडे को फरोग कौन देती हैं? एनजीओस। तो बहुत ज़रूरी है कि इनको लाइसेंस देते हुए जो इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, इनको बहुत अच्छे से देखा जाता है। और जहां लगता है कोई मसला तो बात किस पे आ जाती है? रिवोक कर दो। फेलियर टू कंप्लाई कंडीशन, किसी भी एक कंडीशन से कंप्लाई करना आपने छोड़ा तो हमने कहा एक दफा प्रॉफिट बांट दिया मेंबर्स को, कमीशन बोलेगी खत्म, टाटा बाय बाय। फिर अफेयर्स अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, आपने कहा कोई ऐसा काम आपने शुरू कर दिया जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में, एक एनजीओ खोल गया, उसने कहा कि हम जबरदस्ती हर उस मर्द की दूसरी शादी कराएंगे जो करना चाहता है, हम उसके लिए दुनिया से लड़ेंगे। औरतों ने केस कर दिया कि भाई ये तो अलग ही उसमें। तब क्या होगा सर? अब इसके ऊपर आएंगे, बोलेंगे भाई तो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन कौन है? खवातीन। उस एनजीओ को क्या कर दिया जाएगा? हमने सही है फेल टू, क्योंकि सर देखें नॉर्मली तो ना ये लोग इसी ऑब्जेक्टिव में काम शुरू करते हैं। जब उनको लगता है ना कि यार अब चीज़ें सही है तो अपने ऑब्जेक्टिव्स बढ़ाना शुरू कर देते हैं। उस एनजीओ ने काम शुरू किया था रिलीजियस या एजुकेशन, बाद में उन्होंने कहा हम दूसरी शादी को भी फरोग देंगे। यहाँ पर लोग देंगे भाई तुम जो है किसी और तरफ जा रहे हो। फिर हमने कहा फेल्ड टू फाइल एफएस, एफएस बोले तो फाइनेंस। अब सुनना सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग चीज़ है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग चीज़ है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो तुम्हारे लेजर होते हैं, सही है, ट्रायल बैलेंस वगैरह, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। जब आप उनको प्रॉपर बैलेंस शीट वगैरह में आते हो वो क्या जाती है? आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किए, एनुअल रिटर्न कितने सालों के लिए? तो आप देखिए एनजीओस बहुत सारे होते हैं जिनके ऑडिट्स वगैरह तो पेंडिंग होते हैं, बट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं और एनुअल रिटर्न फाइल कर रही होती हैं। फिर एक्टेड अगेंस्ट लॉ और नेशनल इंटरेस्ट, आपने क्या कोई नेशनल इंटरेस्ट, वही बात पब्लिक इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट बात मैंने कहा ना, ओवरलैपिंग होंगे कि अगेंस्ट अगर आपने कोई काम करनी शुरू कर दिए। सही है सर, अगर आपने जो है आजकल के दौर से, आजकल की हुकूमत के हिसाब से अगर आपने तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो आप किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं? नेशनल इंटरेस्ट। आपने किसी मखसूस इदारे से बातचीत शुरू कि उसके अगेंस्ट बोलना शुरू किया तो आप किसके अंदर आ गए? नेशनल इंटरेस्ट। फिर आते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस बिलो 3 मेंबर्स। अब सुनिएगा सर, अगर आप एओपी, अभी इसकी बाद में करवाऊंगा कि मिनिमम मेंबर्स कितने, अगर आप एओपी ना तो आपके मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? अगर 3 से कम होंगे तो आप एओपी। अब मेरा एक मासूमाना सवाल है यहीं से, अब मेरा एक मासूमाना सवाल है यहीं से कि अगर एक एओपी को कंपनी बनना हो एग्जिस्टिंग मेंबर के साथ तो कौन सी कंपनी बनेगी? नहीं, कन्वर्ट होना हो, प्राइवेट या पब्लिक? मिनिमम नंबर देखो, प्राइवेट के केस में अभी हम लिखेंगे भी मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए, एसएमसी में 1 होना चाहिए, पब्लिक में कितने होने चाहिए? 3। तो ये अगर कन्वर्ट होगी उन्हीं मेंबर्स के साथ तो ये पब्लिक में चांसेस हैं कि ज़्यादा, प्राइवेट में भी हो सकती है लेकिन मसाइल है। क्यों मसाइल है अभी और बताऊंगा। फिर हमने कहा सर टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में आप, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? काले पैसे को नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग भी सही, लेकिन वो कैसा होता है? मनी लॉन्ड्रिंग असल में होती है पैसा घुमाना, पैसा सरकार के नॉलेज में लाए बगैर पाकिस्तान से बाहर लेकर जाना और पाकिस्तान से पाकिस्तान में लेकर आना। एग्जाम्पल देता हूँ जिसको हम हवाले का काम भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग की एक शक्ल है। मैंने पाकिस्तान में पैसा कमाया, अब सुनना ये कैसा, टैक्स से कैसे बचा जाता है।
मैं एक बंदा हूँ नॉन फाइलर, रिटर्न भी फाइल नहीं करता, मैं अमेरिका में सर्विसेज देता हूँ, सही है, कोई भी सर्विस मैं अमेरिका में देता हूँ, मेरा बिजनेस अमेजोन पे अमेरिका में, प्रॉफिट आता है वहीं के बैंक में जमा होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पर मेरे दोस्त यार में फैमिली भी उधर है, मैं उनको वहीं के वहीं दोस्तों को बोला जो तुम्हें पेमेंट करनी है ना अमेरिका वगैरह के, मैं भैया कोई मैंने यहाँ पे लोग पकड़े हैं जिनको अमेरिका से लैपटॉप चाहिए, कुछ चाहिए, मैं उनको कहता हूँ मैं वहाँ से तुम्हारे लिए परचेज करवाता हूँ, यहाँ पर डिलीवर हो जाएगा तुम्हें नॉर्मल डिलीवरी के साथ ही, उनसे यहाँ पर कैश में पैसे ले लेता हूँ। अब मैं कमा खूब रहा हूँ, लेकिन अमेरिका में पैसे आ रहे हैं, यहाँ की गवर्नमेंट को नहीं पता, समझे। और यहाँ पर मैं लोगों से क्या कर रहा हूँ, कैश ले रहा हूँ पाकिस्तानी। अब जाहिर सी बात है, मैं तो कहीं टैक्स नेट में आया ही नहीं ना, इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग हवाले के काम में क्या होता है, मैं हवाले के काम में बेसिकली होता है ये कि मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस बैठे हैं दुबई में, मुझे एक बंदे को पेमेंट करनी है या पेमेंट लेनी है दुबई से। अब पेमेंट मुझे दुबई से लेने में, अगर यहाँ के बैंकिंग चैनल के थ्रू आएगा पकड़ा जाएगा, सही है। एयरपोर्ट पे भी एक रिस्ट्रिक्शन है, मुझे करोड़ों रुपए की, मुझे 1 करोड़ धर्म की पेमेंट लेनी है, मैं एक बंदे को ढूंढूंगा जो हवाले का काम करते हैं, बोलूँगा यार तू, क्योंकि बैंक में भी मसला ये है कि बैंक एक्सचेंज रेट से डॉलर है तो 6-8 रुपये कम देता है, और अगर आपके पास कोई दूसरा है तो उसमें 2-4 रुपये का फ़र्क तो होता है। तो मैं उस बंदे को कहूँगा यार 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ धर्म के बदले मुझे यहाँ पे कैश दे दे और मुझसे 2 करोड़ रुपए ले ले, और सही है। तो मैंने बैंक में पता ही नहीं चला, यहीं के बंदे से मैंने क्या कर लिया, कैश ले लिया। तो सर ये बेसिकली वाइट मनी को देता है। अब ये भी ये काम कर सकती हैं मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, इनके पास डोनेशंस आ रही हैं, बाहर से आ रही हैं, समझे, ये सब चीज़ें आ रही हैं, किस थ्रू आ रही हैं क्या। और देखो ना, मुझे एक बात बताओ, वो जो था ना पीके फिल्म में आमिर खान ने एक बताया था कि आपने को पत्थर लगा दिया उसके बाद पैसे आ रहे हैं। कभी आप देखें जो मज़ारों होती हैं, मज़ारों के अंदर जो चंदा मिलता है, क्या इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होती है? नहीं होती। अब आप सोचे तो सही, वो चंदा कितना होता है, वो चंदा कितना होता है, और जो मज़ार का सज्जादा नशी होता है, सही है, उसकी चरस में जाता है, उसकी 2 नंबर चीज़ों में जाता है। तो सर बेसिकली इनके साथ भी यही होता है। आप गए, आपने देखा मोबाइल की दुकान पे गए, आपने देखा कि यार किसी भी उसका डोनेशन बॉक्स है, अब उसकी कोई पकड़ धकड़ है? नहीं सर, नहीं है। यहाँ पर भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, सही है सर। डोनेशन के नाम पे किसी के पैसे कहीं पहुँचा दिए, सही है। मैं एक बंदा हूँ, मुझे कहा कि यार हमारी एनजीओ थी, हमें डोनेशन मिली, अब हमें थोड़ी पता किसने दिए, और हमने वो डोनेशन किसी खैराती, वो जो खैराती पर्पस कह रहे हैं ना, वो भी कोई बंदा है जिसको हमने कहा बच्चों के लिए एक स्कूल बना रहे हैं गाँव में, वो कोई स्कूल नहीं था, एक जगह थी लैंड रोड की, उसको हम पैसे दे रहे हैं। तो बेसिकली सर यहाँ पर ना ये बड़ा खतरा है, जहाँ शक होगा कर देंगे। टेररिस्ट फाइनेंसिंग, आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान या जो भी इस किस्म की जो है, हमने कहा 2 नंबर तंजीमें, आप उनको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप टेररिस्ट फाइनेंसिंग में आए गए। अभी जैसे हुआ था ना, कोई आईबीए का लड़का था साद अजीज़, तुम लोग शायद तुम्हें याद है, आज से कुछ टाइम पहले वो जो नहीं एक आगा खानियों की बस के ऊपर इस्माइली जो भाई होते हैं हमारे, उनकी बस के ऊपर फायरिंग हुई थी, वो किसने की थी? आईबीए के लॉन्डन ने, पता है आपको? और उसमें बड़े बड़े लोग, नाम नहीं लूँगा, एजुकेशन इंडस्ट्री, सीए की नहीं, शहर की मशहूर एसीसी एजुकेशन इंडस्ट्री के ऑनर्स का भी उसमें नाम आ गया था। पता है कैसे? उन्होंने, वो जो लड़का था साद अजीज़, वो एक एनजीओ में काम करता था, उसको पैसे दिए थे, वो साद अजीज़ ने फायरिंग की थी, समझ रहे हो? तो उस चक्कर में तो अगर वो एनजीओ तो गई, फिर जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो बड़े मसाइल होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर कहीं डोनेशन ज़कात दे रहे हो ना, तो बहुत सोच समझ के दो, उस बंदे को दो जिसको तुम जानते हो, किसी भी एनजीओ के नाम पे नहीं दे दो। टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। और फेल्स टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिर आते हैं नॉट ऑपरेशनल फॉर 1 साल के लिए ऑपरेशनल ना हो, सही है सर। 1 साल तक हमने कहा कोई ऑपरेशन जी उसके नाम खत्म हो, कुछ भी नहीं हो, तो भी वो डोरमेंट हो जाएगी, कंडीशन रिवोक हो जाएगी। और जस्ट एंड या कमीशन का दिल चाहे, कमीशन का दिल चाहे, बोले हम कह रहे हैं कि कर दो, एक फोन आया भाई ये कंपनी बंद करो, फोन से कभी कभी याद आता है। कभी कभी जो ना हमारी फील्ड में भी मसाइल है, मेरे साथ ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक दुर्घटना हुई, तो मैंने कहा आपके साथ भी मैं शेयर करूं, चलें, क्योंकि आप लोग रेलिवेंट हैं। इसमें देखो तीसरे नंबर पे क्या लिखा आ रहा है,
अगर आप प्राइवेट नंबर पे क्लिक करेंगे ना, क्लिक नहीं हो रहा, हालांकि देख रहे हो बाकी जगहों पे क्लिक हो रहा है, कॉल जा रही है, प्राइवेट नंबर पे क्लिक नहीं हो रहा। तो कभी अब ये जो प्राइवेट नंबर की कॉल आज सुबह आई मुझे, मेरे साथ एक लड़का बैठा हुआ था, उसका बाप होता है एक एम्बेसी में। मैंने कहा प्राइवेट नंबर आ रहा है, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। उसने कहा उनका कॉल है सर। मैंने कहा वो मुझे क्यों करेंगे। कॉल किया, बंदे ने कहा मैं उनके मलीड ऑफिस से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जी बोलें। उसने कहा आपके पास एक ऑडिट आया होगा। जाहिर सी बात है ऑडिट आया, मैं उस ऑडिट में मसाइल नहीं, तो मैंने उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ मैं ऑडिट। मैंने कहा यार अगर हुआ ना तो मैं ये रिपोर्ट दूंगा, वो रिपोर्ट दूंगा, अगर मुझसे ऑडिट कराना है मैं तो प्रॉपर ऑडिट करूंगा। तो कॉल आई थी कि आप जो है ना सर, नहीं उनके ऑडिट को कंसीडर करें। मैंने कहा देखें मैं एक ऑडिट की वजह से ना अपनी रेपुटेशन फर्म की डैमेज नहीं करूंगा। फिर उस बंदे को मैंने कहा देखें जिन्होंने भी आपको बोला ना उनको बोल दें कि जहां बनता हुआ करेंगे, लेकिन मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरी फर्म की रेपुटेशन क्या हो, डैमेज हो। फिर वो जो क्लाइंट था उसको मैंने मैसेज किया, मैंने कहा आज के बाद से ना अब जो तुम्हारे मालिकान है ना उनको एक बात कह देना कि हमारी भी FIA में जान पहचान है, हमारी भी बाकी इदारों में जान पहचान है। तो ये चीज़ अगली दफ़ा हुई ना तो कोई काम होगा नहीं। सही है, मतलब ये नहीं समझना। समझ तो पॉइंट क्या था। तो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी कि ऑडिट एक्सेप्ट करें और रिपोर्ट अपनी पसंद की दें, उसके लिए कॉल कहाँ से आ रही। तो आप सोचें सर, मतलब ये तो भाई कमीशन भी बोले हम चाहते हैं जस्ट एंड इक्विटेबल नोटिस, और आपने क्या हियरिंग जो है वो आपको हुकूमत कमीशन कहेगी चल भाई आप अपनी NGO बंद करो, तो आप बोलते हैं क्यों, आपको पहले नोटिस देगी और फिर आपको एक हियरिंग का चांस देगी कि हमें लगता है कि आपको इस वजह से बंद नहीं, तो आप उसके ऊपर क्या करें, उनको जवाब दे हो। तो सर हमने कहा ये 10 कंडीशंस हैं जिनके तहत लाइसेंस क्या हो जाएगा, रिवोक। अगर इनमें से कोई एक भी बात हो गई, 10 नहीं 9, सही है। फिर आता हूं सर अफेक्ट ऑफ रिवोकेशन। अगर लाइसेंस मेरा रिवोक हो गया, कैंसिल हो गया, उसके क्या क्या अफेक्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनेशंस अब आप नहीं ले सकते। डोनेशन स्टॉप मतलब डोनेशंस की कलेक्शन स्टॉप। सही है सर। अब आप लीगली, सही है, चाहे तो लिख लें कलेक्शन। अब आप लीगली डोनेशन अब अगर आप लेंगे तो आप गए, डोनेशंस की सर क्या कलेक्शन स्टॉप हो गई। फिर आते हैं सर ऑपरेशंस। अब आप मजीद ऑपरेशंस नहीं कर सकते, उस NGO के नाम पे एसेट खरीद नहीं सकते, चीजें नहीं कर सकते। सही है सर। ऑपरेशंस स्टॉप। इसके आगे एक चीज लिख लें, इसके आगे एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम लिख लेते हैं एक्सेप्ट रिकवरी। एक्सेप्ट रिकवरी। सर हमने कहा एक्सेप्ट रिकवरी। अब सुनिएगा, ऑपरेशन स्टॉप एक्सेप्ट। अब रिकवरी के अलावा आप कोई काम नहीं। हाँ रिकवरी तो भाई है ना, वसूली भाई तो बनोगे, तो आपने कहा रिकवरी करेंगे लेकिन कोई और ऑपरेशंस है। अब भाई डोनेशन स्टॉप, तुम्हारा लाइसेंस रिवोक हो गया है, तो आपने कहा ऑपरेशंस क्या हो गए, स्टॉप। ट्रांसफर एसेट्स टू सिमिलर कंपनी, कोई दूसरी NGO के ऊपर इसके अब एसेट्स जो बचे ना वो तुम बेचोगे नहीं, मेंबर्स, क्योंकि मेंबर्स में तो कुछ दे नहीं सकते ना, तो एसेट्स को क्या करोगे, ट्रांसफर कर दोगे किसी और NGO की तरफ, किसी और। हम ट्रांसफर और होंगे, वो कौन होगी, ट्रांसफर। अब यहां पर एक पॉइंट सुनना लॉ का बड़ा मजेदार। उसने कहा यार ये भी तो गेम हो सकता है, चलो भाई NGO बंद हुई, डायरेक्टर बोले यार दूसरी एक NGO मेरी और है, हमारी जानने वाली कंपनी है, उसमें अपने एसेट्स दे दो। तो डायरेक्टर्स तो फिर भी मजे कर सकते हैं, क्योंकि देखो ना ये तो पैसा आवाम का था, डोनेशन का था, चंदे का था, अब बंद हो रही है तो क्या करो भाई, तुमने कहा किसी और को दो, तुम खुद डोनेट कर दो। लेकिन यहाँ पर लॉ ने कहा जिसको डोनेट करोगे उसके अंदर तुम्हारे डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स या उनके फैमिली मेंबर्स, ये हमने क्या डायरेक्टर, ऑफिसर्स, इसके साथ लिख दे इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर्स, फैमिली
मेंबर्स, लिख लें इंक्लूडिंग FM मतलब फैमिली मेंबर्स, उनके फैमिली मेंबर्स भी जिस पे फॉर एग्जांपल द सिटीजन फाउंडेशन बंद होके अम्मा फाउंडेशन को दे रही है सारी चीजें, तो अब अम्मा फाउंडेशन के अंदर जो सिटीजन फाउंडेशन के डायरेक्टर्स थे और ऑफिसर्स थे, ऑफिसर मतलब जो हाई लेवल पे थे, वो ज्वाइन नहीं कर सकते अगले 5 साल तक। अगले 5 साल तक, FAR 2 5 मिनट में शुरू हो रही है, अगले 5 साल तक वो ज्वाइन नहीं कर सकते। सर ये क्यों लगाई गई? ताकि नहीं तो वो ज्वाइन करेंगे। अच्छा आप सुनना, ऑपरेशंस डोनेशन लाइसेंस रिवोक होने के 90 डेज के अंदर, या अगर आप चाहें तो एक अप्लाई करके पीरियड बढ़ा सकते हैं, आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको एसेट्स को ट्रांसफर कर देना है। एक दफा जब आपने एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया ना, तब आप कंपनीज के रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, जिसके पास सारी कंपनीज की डिटेल्स होंगी, उसको 15 दिन के अंदर एक रिपोर्ट देंगे कि हाँ भाई देखें हमने काम बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया और हमने ट्रांसफर भी कर दिए। 15 दिन के अंदर क्या करेंगे? रिपोर्ट जमा करा देंगे। और फिर हमने कहा वाइंड अप कंपनी, और उसके 30 दिनों के अंदर क्या करेंगे? कंपनी को वाइंड अप कर देंगे। उसके 30 दिनों के अंदर कंपनी को क्या कर देंगे? वाइंड अप कर देंगे। ये बेसिकली टाइम पीरियड है कि ट्रांसफर एसेट्स 90 दिन में करना है रिवोकेशन के, 15 दिन 105 और फिर 30 दिन 145। तो इसके पास देखो, अब इसमें ना लॉ में डेज याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो चाहो ना तो इसका अगर लिख लो 145 डेज साइकिल, ताकि तुम्हारे दिमाग में ना ये चीज याद रहे कि भैया 145 दिन के अंदर काम कर लेना है। हाँ थोड़े से बढ़ सकते हैं अगर क्या हो जाए, तो सर देखिए लॉज में जब आपको डेज याद होंगे ना, तो पेपर में आप खुद रिप्रोड्यूस कर लेंगे, दिमाग में आ जाएगा कि भैया 90 दिन के अंदर सबसे पहले ट्रांसफर था, वाइंड अप तो बड़ा प्रोसेस होता है 30 दिन, और रिपोर्ट बनाना छोटा प्रोसेस होता है कितने दिन? 15 दिन। अब कह रहा है अगर कंपनी बोले हम ये सब काम नहीं कर रहे, हम तो ऑपरेशन स्टॉप नहीं कर रहे, हम तो डोनेशन लेना स्टॉप, अच्छा अब ट्रांसफर हो गए ना एसेट, भारत में जाए, अब हम रिपोर्ट, क्योंकि देखो मेंबर्स सुकून में, तो चाहे तो SCCP एक अपना बंदा जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर वो अपॉइंट कर सकता है। और हमने कहा SCCP अपना बंदा अपॉइंट करेगा, मैं अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर टू कैरी आउट अबव, कि तुम ये सारे काम कर लो। अब एक चीज रहती है, वो क्या है? बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स क्या है? इसका है नॉट टू एट वर्ड, इनको लिमिटेड का वर्ड ऐड 2 मिनट दे दे, ऐड नहीं करना है अपने, और गारंटी लिमिटेड, ना लिमिटेड ऐड करना है और ना ही गारंटी लिमिटेड। और कहा गया कि लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या होगी? लिमिटेड। यहां पर बेनिफिट क्या है? मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। अब सर अगली क्लास में अफेक्टिवली जो इसके जितने भी कोड कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने कर लिया, अगली क्लास में करेंगे स्टडी टैक्स। जो बच्चे हैं उनके पास स्टडी टैक्स हो, रिकॉर्डिंग वाले होंगे स्टडी टैक्स हो, क्योंकि स्टडी टैक्स का एक एक चीज और करेंगे पास्ट पेपर, क्योंकि सर ये केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत रेयर है कि ये तुमसे पूछ ले कि भाई बताओ क्या क्या है, पूछ सकता है, लेकिन केस स्टडी में एक नॉर्मल सवाल कि बशीर ये वो फलाना लोग कंपनी बनाना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि वर्ड लिमिटेड ना आए, तो बताओ क्या करोगे? तब आपको बताना है कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, और फिर उसकी क्या चीज आ जाएंगी? कंडीशंस। हाँ, रिवोकेशन नहीं आएगा, समझ रहे हो? सिर्फ बनाने की बात आएगी तो किसकी बात आएगी? ये हम देखेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास यहीं तक, हम मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।